हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सौरभ चौहान। तो फोर्थ सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस की जो टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज हम लेकर के आ गए। आप काफ़ी समय से इसका वेट कर रहे थे। अब वेट जो है आपका ख़त्म हो चुका है और उसको हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है और हम जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में उससे हेल्प ले सके। ठीक है, और उसको पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो हमने चैप्टर के अंदर से लिए और हर चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो चैप्टर वाइज नहीं, टॉप 100 क्वेश्चंस हैं पूरी सीरीज में, वैल्यूएबल क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहे। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं कि राजनीतिक चिंतन का प्राचीन युग का काल क्रम क्या माना जाता है। व्हाट इज ए कंसिडर्ड टू बी द सीक्वेंस ऑफ द पॉलिटिकल थॉट इन द एनेक्शियंट एरा। तो आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 300 ईस्वी पूर्वी तक। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी चिंतक नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरलिस्ट थिंकर। तो जो है वो तो आपको देखो, ये तो आपका जो थ्योरी के लेक्चर से उससे ही पढ़ करके आपको पता लगेगा कि जो नेचुरलिस्ट थिंकर है वो कौन कौन से है। बट आपको यहाँ पे नहीं, यानी कि नॉट ए नेचुरल थिंकर आपको बताना है कि कौन है प्राकृतिक चिंतक नहीं है। तो उसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुकरात। तो सुकरात जो थे वो एक नेचुरलिस्ट थिंकर नहीं थे। जब आप सुकरात के बारे में पढ़ोगे तो पूरा लेक्चर सुकरात को लेकर के बनाया हुआ। आपका फर्स्ट लेक्चर जो आप अटेंड करोगे थ्योरी का, उसमें सुकरात को लेकर के काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने दी हुई है, जाकर के चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकरात का जन्म कहाँ हुआ, यानी कि सुकरात वाज बोर्न या कब हुआ, सॉरी, कि सुकरात का जन्म किस सन में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि 470 यानी कि 470 ईसा पूर्व में, यानी कि बीसी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपिक्यूरियन विचारधारा का कौन सा सिद्धांत नहीं है। विच इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ द एपिक्यूरियन थॉट। तो एपिक्यूरियन विचारधारा क्या है क्या नहीं है, इसको लेकर के एक थ्योरी लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर अभी आपको मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, प्राकृतिक कानून, यानी कि नेचुरल लॉ। तो जो एपिक्यूरियन विचारधारा है बेसिकली वो हेडोनिज्म यानी कि आनंदवाद को भी मानते हैं, एंटोगोनिज्म को भी मानते हैं यानी कि धर्म विरोध को भी मानते हैं, राजनीतिक जीवन की जो उपेक्षा है यानी कि नेग्लेक्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ भी इससे रिलेटेड, इस सिद्धांत की विचारधारा से रिलेटेड है। बट अगर हम प्राकृतिक कानूनों की बात करेंगे, दैट इज अ नॉट रिलेटेड ऑफ नेचुरल लॉ रिलेटेड टू एपिक्यूरियन थॉट। ठीक है, और आपको समझना है कि एपिक्यूरियन विचारधारा क्या है। स्टोइकवाद जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, तो आपको फर्स्ट लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, इससे ही आपको पता लगेगा कि जो एपिक्यूरियन आइडियोलॉजी है वो क्या है, स्टोइकिज्म क्या होता है, ये सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टोइकवाद के मुख्य सिद्धांत हैं यानी कि द मेन टेनेंट्स ऑफ स्टोइकिज्म आर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो प्राकृतिक कानून यानी कि नेचुरल लॉ की बात करें, वर्ल्ड सिटीजनशिप की बात करें, ह्यूमन नेचर की बात करें, तो सारे के सारे क्या है, ये स्टोइकिज्म के ही मेन थ्योरीज मानी जाती हैं। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अफलातून का जन्म कहाँ हुआ था। अब आपको यहाँ पर बात करने की अफलातून कौन है। तो यहाँ पे हम अफलातून की बात करेंगे, नहीं कि यहाँ पे बात हो रही है सोक्राट्स की। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, मिस्र यानी कि इजिप्ट को जो हम बोलते हैं कि इजिप्ट जो पिरामिड वगैरह होते हैं ना, उसको इजिप्ट में ही है वो। ठीक है, इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य की असीम शक्तियों का समर्थन करते थे, सपोर्टेड द अनलिमिटेड पावर ऑफ द स्टेट। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, पेरिक्लीज व बारकर। तो पेरिक्लीज और बारकर एक ऐसे थिंकर थे जो राज्य की असीम यानी कि अनलिमिटेड पावर को वो सपोर्ट करते थे। ठीक है, और अभी से मैं बता देती हूँ कि फटाफट से भाई लाइक ज़रूर कर देना, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, जितने भी आपका फ्रेंड सर्कल है। आप चाहते हो कि ये वीडियोज़ लेक्चर है सबके पास पहुँचे, सबको से हेल्प मिले, तो थोड़ा सा सोशल जो वर्क है वो आपको कर लेना चाहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्लेटो की कृति का नाम है, द नेम ऑफ प्लेटोज वर्ल्ड इज। तो ऑप्शन नंबर ए सही जगह, रिपब्लिक, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसकी वजह से प्लेटो को पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए कि रिपब्लिक पुस्तक को कहा जाता है, रिपब्लिक बुक इज कॉल्ड, रिपब्लिक पुस्तक को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्लानिंग जस्टिस, यानी कि जस्टिस प्लानिंग, कि भाई न्याय क्या है, राज्य से रिलेटेड न्याय के बारे में भी उसमें मेन जो टारगेट है वो प्लानिंग जस्टिस को लेकर के। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपब्लिक में उन्होंने एक्सप्लेन किए हुए हैं कि राज्य कैसा होना चाहिए, एक राज्य में जो लीडर है वो कैसा होना चाहिए, किंग को कैसे अपनी जो ड्यूटीज़ है वो कंप्लीट करनी चाहिए। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन रिपब्लिक के अंदर प्लेटो ने यहाँ
पे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अरस्तु का जन्म हुआ था, अरिस्टोटल वाज बोर्न, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 384 BC यानी कि 384 ईसा पूर्व में। अरस्तु का पूरा लेक्चर, थ्योरी का लेक्चर अवेलेबल है हमारे चैनल पर, जाकर के चेकआउट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बुद्धिमानों का गुरु किसे माना जाता है? हु इज ए कंसिडर द टीचर ऑफ द वाइज? बुद्धिमानों का गुरु, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु को। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। काफ़ी मतलब एक तरीके से बेसिक सा क्वेश्चन हो गया कि भाई बुद्धिमानों का गुरु किसे कहा जा सकता है। आई होप से एग्जामिनर इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम में ज़रूर रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? हु वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, अरस्तु यानी कि अरिस्टोटल। ठीक है, इसके बारे में देखो जितना आप पढ़ोगे ना उतना ही आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपके लिए जो ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है वो आपके आसान हो जाएंगे। अभी हमारे थ्योरी के बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं वो अभी पेंडिंग है, वो हम कोशिश करेंगे कि इस महीने के एंड तक उसको कंप्लीट करें। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स हैं जो पहले से ही अवेलेबल है, क्योंकि देखिए ये पेपर आपको सेमेस्टर में डिवाइड किया है, लेकिन पहले कुछ ऐसे पेपर थे जो सेकेंड ईयर में थे, उसको लेकर के भी मतलब काफ़ी सारी वीडियो पहले से बनी हुई है, जाकर के उनको भी चेकआउट कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? हु इज नाउन एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस की बात करते हो तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चरम एकता का अर्थ विनाश किसने माना है? हु हैज एक्सेप्टेड द मीनिंग्स ऑफ द एक्सट्रीम यूनिटी इन डिस्ट्रक्शंस? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, अरस्तु यानी कि अरिस्टोटल। यानी कि हर चीज़ देखिए जो भी एक्सट्रीम में होगी ना वो विनाशकारी होती है। कहने का मतलब ये, आप किसी के भी साथ रिलेशन में हो, आप किसी से भी बात करते, अगर आप एक्सट्रीम में जा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं फिनिश जरूर होगी, वो डिसमिस जरूर होगी। एक लिमिट में चीज़ें चल रही होती है तो वो बैलेंस में चल रही होती है। बट एक्सट्रीम में कोई भी चीज़ आएगी, आप फूड को देख लो, आप फूड एक्सट्रीम में खाओगे तो आपको फूड पॉइजन हो सकता है, हो जाता है। ठीक है, तो एक्सट्रीम में तो विनाश का ही कारण होता है, जो कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट है कि चरम एकता का अर्थ विनाश किसने माना है, यानी कि एक्सेप्टेड द मीनिंग ऑफ एक्सट्रीम यूनिटी एज ए डिस्ट्रक्शन, तो अरस्तु है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइसीमा विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? हुज फाउंडेड लाइसीमा यूनिवर्सिटी? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अरस्तु ने यानी कि अरिस्टोटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके पिता सिकंदर के दादा के दरबार में राजवेद थे? तो हुज फादर वाज ए रेजिडेंट द कोर्ट ऑफ अलेक्जेंडर ग्रांड फादर? तो यहाँ पे ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, अरस्तु, अरिस्टोटल। क्योंकि अरिस्टोटल की अगर आप बात करेंगे, उसकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा भी आपने उसको अटेंड किया उसके लेक्चर को, जो कि हमने पहले से बनाया हुआ है, अवेलेबल है चैनल पर, तो आप देखेंगे कि अरिस्टोटल की जो फैमिली बैकग्राउंड है बेसिकली वो मेडिकल फील्ड से थी, उसके दादा परदादा सब मेडिकल लाइन से रिलेटेड थे। तो यहाँ पर यह जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है इसका आंसर देना। ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजनीति को स्वतंत्र विज्ञान का स्वरूप किसने प्रदान किया है? हु गेव पॉलिटिक्स द फॉर्म ऑफ एन इंडिपेंडेंट साइंस? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, अरस्तु यानी कि अरिस्टोटल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धिमानों का गुरु अरस्तु को किसने कहा? अभी पीछे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि भाई बुद्धिमानों का गुरु किसे कहा जाता है, अरस्तु को। लेकिन ये जो गुरु का ये जो वर्ड है ना कि बुद्धिमानों का गुरु अरस्तु, ये किसने कहा है? हु कॉल्ड अरिस्टोटल टीचर ऑफ द वाइज? तो आप ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, दांते ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकादमी का विभाग अरस्तु को किसने कहा? हु कॉल्ड अरिस्टोटल द डिपार्टमेंट ऑफ द अकेडमी? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, दांते। तो दांते ने इसको दो स्टेटमेंट के लिए रिप्रेजेंट किया है, बुद्धिमानों का गुरु भी दांते नहीं बोला है और अकादमी का विभाग भी अरस्तु को दांते नहीं बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, कथन किसका है? मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, हु स्टेटमेंट इज दिस? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, अरस्तु यानी कि अरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामंतवाद ने मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन पर क्या प्रभाव छोड़ा? हु इम्पैक्टेड फेड्यूलिज्म, लिव मिडिवल पॉलिटिकल थॉट? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि नियंत्रित एवं मर्यादित राजतंत्र सत्ता का विकेंद्रीकृत रूप, रोम चर्च की सत्ता में वृद्धि। तो ये सारे के सारे पार्ट हैं सामंतवादी से रिलेटेड मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन पर जिसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आंसर, ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिसरो का जन्म कब हुआ? हु वाज सिसरो बोर्न? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, 106 ईसा पूर्व यानी कि 106 BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिसरो लिखित ग्रंथ है, यानी कि सिसरोज रोट ए बुक। सिसरो की सबसे फेमस बुक की आप बात करेंगे तो डे रिपब्लिका। तो भाई सिसरो अगर हमें प्लेटो के शिष्य रहे हैं
अरिस्टोटल के शिष्य रहे हैं, फिर सिसरो के कहीं ना कहीं एक दूसरे से सीखते हुए चले आ रहे हैं। तो प्लेटो ने रिपब्लिक लिखी, अब उसी की कॉपी करके हमने वहीं से सीख करके सिसरो ने रिपब्लिका लिखी, उसी में कहीं ना कहीं उसने स्टेट के बारे में और बाकी सारी जो विचारधारा है उसके बारे में वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि मध्य युग के सर्वोच्च विचारक थे, यानी कि सुप्रीम ऑर्थर ऑफ द मिडिवल एज, या सॉरी मिडिल एज, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, संत एक्विनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत अम्ब्रोज के शिष्य का नाम क्या था? हु वाज द नेम ऑफ द डिसिपल ऑफ सेंट एम्ब्रोज? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संत थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्विनस ने कानून को कितने भागों में बांटा? हाउ मेनी पार्ट डिड एक्विनस डिवाइडेड लॉ? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, 4। तो एक्विनस ने कानून को 4 भागों में बांटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नगरों का सिद्धांत किसने दिया? हु गिव द थ्योरी ऑफ 2 सिटीज? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संत अगस्टाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईश्वरीय राज्य के लिए आवश्यक तत्व है? गॉड इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ किंगडम। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? उपयुक्त सभी। उसमें रिलीजन्स भी आएगा, उसमें जस्टिस भी है, उसमें पावर भी है, तो ऑल ऑफ दीज। तो आंसर इसका डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुनर्जागरण का प्रमुख कारण था? द मेन रीजन फॉर द रेनेसा वाज, क्या मेन कारण था? कि सामंतवाद का पतन होना, डिक्लाइन ऑफ द फेड्यूलिज्म। तो एक मेन कारण रेनेसा का क्या था? कि जो डिक्लाइन ऑफ द फेड्यूलिज्म। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम 1300 ईस्वी में पुनर्जागरण की झलक निम्न देश में दिखाई पड़ी, वो देश कौन सा है? द फर्स्ट ग्लिम्पसेस ऑफ द रेनेसा वर सीन इन द लॉ कंट्रीज इन द 1300। तो ये कौन सा देश था? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, इटली, ठीक है। तो इटली। अब जब हम पुनर्जागरण की बात करते हैं तो मैकियावेली दिमाग में घूमता है, ठीक है, यानी कि पुनर्जागरण के शिशु का नाम भी मैकियावेली के नाम से ही जाना जाता है उसको, तो वो इटली का ही था, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिगल्डे सर्वेटिस की प्रसिद्ध रचना है? मिगल्डे इज ए फेमस वर्क ऑफ करवेंट्स। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डॉन क्रूजो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैलीलियो का जन्म इटली में सन, मतलब किस सन में हुआ था? गैलीलियो वाज बोर्न इन इटली इन, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1564, इनकी 1564। अब ये क्वेश्चन का जो सीरीज है 100 क्वेश्चन की सीरीज है, इतना आपका एग्जाम आता है, तब तक आप इसे 2-4 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, ताकि आपके क्वेश्चन है वो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे फिर पूछा जाएगा एग्जाम में, आप बड़ी आसान तरीके से उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। हो सकता है भाई क्वेश्चन ऐसा ही हो, लेकिन घुमा फिरा करके उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी जा सकती है, लेकिन अगर आपको चीज़ें पता है, आपको कंसेप्चुअली चीज़ें पता है, तो डेफिनेटली आपके लिए जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फैब्रिक ऑफ ह्यूमन बॉडी, यह ग्रंथ किस विद्वान का है? विच इज अ बुक फ्रॉम द फैब्रिक ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, बेसिलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंस के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द प्रिंस? बहुत ही फेमस, बहुत ही वर्ल्ड फेमस ये ग्रंथ है, ग्रंथ इसको बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर अध्याय, इसके अंदर बुक्स अलग अलग है, पार्ट्स हैं। तो ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मैकियावेली। मैकियावेली की सबसे फेमस ग्रंथ है द प्रिंस, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे हम सक्सेस होते हैं, कैसे हम दूसरों को रिप्लेस करके आगे बढ़ते हैं जीवन में, कैसे हम दूसरों के ऊपर पाँव रख करके आगे बढ़ते हैं, है ना। हर तरीके की इसमें उन्होंने बताया। बाकी और बहुत सारी चीज़ें स्टेट के बारे में, और बाकी उसको डेवलप के बारे में कि स्टेट को कैसे डेवलप होना है और वहाँ के राजा को किस तरीके से काम करना है, ठीक। इसका कंपेयर किया जाता है हमारे यहाँ जो कौटिल्य हैं उनसे इसको कंपेयर किया जाता है, क्योंकि इनकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी और उनकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी कहीं हद तक सिमिलर दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मैकियावेली अपने युग का शिशु है, यह मत किसका है? हुज ओपिनियन इज दैट मैकियावेली इज अ चाइल्ड ऑफ हिज एज? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, डनिंग का। तो डनिंग ने उसको बोला है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु कहा जाता है। अपने युग का शिशु का मतलब होता है कि बस उसने अपने युग को रेनेसा की ओर मतलब मूव ऑन किया, और बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो भाई युग में जो सबसे फेमस होता है वही अपने युग का शिशु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक युग का प्रथम विचारक किसे माना जाता है? हु इज ए कंसिडर द फर्स्ट थिंकर ऑफ द मॉडर्न एरा? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मडवटा अपनी पैतृक संपत्ति की हानि की तुलना में अपने पिता की मृत्यु को अधिक सरलता से भूल जाता है, यह कथन किसका है? कि हुज स्टेटमेंट इज दैट मडवटा फॉरगेट इज दैट ऑफ दिस फादर मोर इजली देन द लॉस ऑफ हिज सेंट्रल प्रॉपर्टी? तो ऑप्शन इसका बी सही, ए सही हो जाएगा, मैकियावेली। तो मैकियावेली एक स्टेटमेंट देता है कि भाई जो मतलब प्रॉपर्टी को लेकर के लोगों के अंदर इतना ज़्यादा लालच होता है कि
जो सन होता है, जो बेटा होता है, यहाँ पर तो एक इन्होंने नाम दे दिया कि मडवटा है नाम, ठीक, कोई भी हो सकता है, कि वो अपने पैतृक संपत्ति को लेकर के जो उसको वो प्रॉपर्टी मिली हुई है उसको लेकर के वो इतने लालच होता है, उसको इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी देता है कि उसके सामने उसके पिता भी अगर मतलब मर रहे हैं, ठीक है, वो नहीं है तो वो उनको प्रायोरिटी नहीं देगा, वो संपत्ति को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। ठीक है, तो मतलब उसकी मतलब एक ही जीवन में उसके अगर दुख भी आएगा तो अगर संपत्ति चली जाएगी तो उससे बड़ा दुख उसके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। ठीक, तो इस तरह के स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट किसने दिए? मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कानूनी प्रभुसत्ता का निम्न एक समर्थक है। द फॉलोइंग इज अ सपोर्टर ऑफ द रूल ऑफ लॉ, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ऑस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोंदा का संबंध किस देश से है? बोंदा से बिलोंगिंग टू द विच कंट्री? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोंदा की महत्वपूर्ण कृति गणराज्य की 6 पुस्तकें हैं, इसका प्रकाशन किस सन में हुआ था? बोंदा से इंपोर्टेंट वर्क रिपब्लिक 6 बुक इन द विच ईयर इट इज वॉट पब्लिश्ड? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 5067 ईस्वी, यानी कि 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि थॉमस होब्स का जन्म इटली में कहाँ हुआ? वेयर वाज थॉमस होब्स बोर्न? तो ऑप्शन का सही हो जाएगा, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होब्स की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है। द नेम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड फेमस ऑफ होब्स इट? ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, लेवियाथन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसके अनुसार वास्तविक कानून उस व्यक्ति का आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है? अकॉर्डिंग टू द whom इज रियल लॉ इज द ऑर्डर ऑफ द पर्सन हु हैज अ राइट टू ऑर्डर अदर्स? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, हॉब्स। इस तरह के स्टेटमेंट से रिलेटेड आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इस तरह के स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखने हैं। चाहे आप वीडियोज़ को 2 बार देखो, 3 बार देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पैसा तो आपको उसको देना नहीं है। ठीक है, कि भाई मैं वीडियोज़ को अटेंड करा तो कि मेरे को कोई पे करना है, कुछ पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री वीडियो है, कितनी बार देखो, क्या ही दिक्कत है, डाउनलोड कर लो। ठीक है, लेकिन आपको स्टेटमेंट पता आने चाहिए कि भाई किसने क्या क्या स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जॉन लॉक का कार्य 21 की सत्ता, यानी कि किसकी सत्ता को ऊपर उठाना नहीं बल्कि उसे सीमित करना है, मत किसका है? हुज ओपिनियन इज दैट जॉन लॉक वर्क वाज नॉट टू रेजेस द पावर ऑफ 21 बट टू लिमिटेड? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉक। देखो, अब जो है आपको फटाफट से इसको लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में एक पूरी 100 क्वेश्चन की सीरीज़, और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल करके, बुक के अंदर से क्वेश्चन निकाल करके तैयार करना कोई खेल नहीं है। इसमें बहुत मेहनत लगती है, इसमें एफर्ट्स लगते हैं, और लगातार इसमें 6-7 दिन निकले, तो फटाफट से इसको लाइक कर देना। सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉन लॉक का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? विच इज़ द फेमस बुक ऑफ द जॉन लॉक? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, द ट्रेन्स ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूसो ने कितने प्रकार के सरकारों का वर्णन किया है? रूसो डिस्क्राइब द हाउ मेनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट? तो ऑप्शन का ये सही हो जाएगा, 4। तो रूसो ने भी 4 टाइप की गवर्नमेंट को मतलब एक तरीके से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पुस्तक में मनुष्य की शिक्षा का उद्देश्य उसकी निर्वासित प्रकृति की पुनर्स्थापना करना बताया है? कि इन विच बुक इज द एम ऑफ मैन एजुकेशन इज टू रिस्टोर हिज एक्साइल्ड नेचर? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, द इमाइल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुई 14 का समकालीन था, वाज ए कंटेम्पोररी ऑफ लुई 14? तो ऑप्शन का सी सही हो जाएगा, पेरेबेली। समकालीन का मतलब ये होता है कि लुई 14 के साथ साथ चलने वाला सा कौन सा थिंकर था। ठीक है, तो पेरेबेली। समकालीन का मतलब वही होता है कि उसके काल में वो कौन सा उसके साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है? हुज अ बुक इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट? ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, रूसो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीक्षावाद किसने प्रस्तुत किया? तो हुज इंट्रोड्यूस क्रिटिसिज्म? ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, इमैनुअल कांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपयोगितावाद का मुख्य प्रवर्तक कौन माना जाता है? हु इज ए कंसीडर द मेन प्रमोटर ऑफ द यूटिलिटेरियनिज्म? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, जेरेमी बेंथम। तो जेरेमी, उपयोगितावाद की जब बात आती है, सुख दुख के बारे में भी उन्होंने बताया कि सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, उसको एक्सप्लेन किया है। तो जेरेमी बेंथम आपको नजर आएगा, तो आपको फटाफट से वहीं पे क्लिक कर देना है, जेरेमी बेंथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपयोगितावाद पुस्तक का लेखक कौन है? अब बात करते हैं उस पुस्तक के बारे में। ये एक आइडियोलॉजी है, यूटिलिटेरियनिज्म भी एक आइडियोलॉजी, लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म एक पुस्तक है जो कि लिखी है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, स्टुअर्ट मिल। ये हु इज द ऑथर ऑफ द बुक यूटिलिटेरियनिज्म? स्टुअर्ट मिल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश की सरकार ने बेंथम की विचारधारा से प्रभावित होकर अपने यहाँ की नागरिकता प्रदान की? विच कंट्रीज गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय द बेंथम आइडियोलॉजी ग्रांटेड इट्स सिटीजनशिप? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि न्याय संबंधी सुधारों का जन्मदाता किसे माना जाता है? हु इज ए कंसिडर द फादर ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, बेंथम।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल ने अपनी आत्मकथा का प्रकाशन किस वर्ष किया? इन विच ईयर डिड मिल पब्लिश हिज ऑटोबायोग्राफी? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा 1873 यानी कि 1873। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रंथ लॉस्की ने नहीं लिखा है? विच बुक इज नॉट रिटन बाय लॉस्की? ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, द सैटेनिक वर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं है, किसका मत है? द रियल बेसिस ऑफ स्टेट इज नॉट फोर्स, हुज ओपिनियन इन दिस? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ग्रीन। तो ग्रीन का ये मत है, यानी कि ग्रीन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो राज्य है उसका वास्तविक आधार बल नहीं है। द रियल बेसिस ऑफ द स्टेट इज नॉट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थॉमस हिल ग्रीन की मृत्यु के बाद उनके मुख्य शिष्य थे। थॉमस हिल ग्रीन्स चीफ डिसिप्लिन आफ्टर हिज डेथ? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, R.L. नेटलशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह का जीवन चरित्र किसने लिखा था? हुज रोट द बायोग्राफी ऑफ ईसा मसीह? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, हीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीगल का विशाल ग्रंथ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसॉफिकल साइंस किस सन में प्रकाशित हुई? तो हीगल हुईज बुक ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसॉफिकल साइंस वाज पब्लिश इन विच ईयर? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, सन 1817 यानी कि 1817। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पिरिट ऑफ द फिलोसफी पुस्तक किसने लिखी है? बाय हुम वाज द बुक ऑफ स्पिरिट ऑफ फिलोसफी रिटन? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, हीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीगल का दर्शन निम्न में से कौन से वाद का आधार है? हीगल से फिलोसफी इज द बेसिस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, सर्वाधिकारवाद यानी कि टोटलिटेरियनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स का जन्म किस सन में हुआ? वॉट ईयर वाज अ मार्क्स बॉर्न? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1818 यानी कि 1818 में। मार्क्स का जन्म ट्रायर नगर में हुआ था, और यह नगर किस देश में है? मार्क्स वाज बोर्न इन द सिटी ऑफ ट्रायर, इन विच कंट्री इज दिस सिटी? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना की? विच इज द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय मार्क्स? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसकी फेमस है। और बाकी अगर हम बुक की बात करें, रिपब्लिक तो बिल्कुल भी इन्होंने नहीं लिखी हो। तो प्लेटो की है, साम्यवाद, कैटलिन, ये सब अलग अलग थिंकर्स की हैं। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, जो कि मार्क्स की एक पुस्तकों में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स ने किस सन में एक उदारवादी सैनिक समाचार पत्र राइनचे जेतुंग का संपादन किया? इन विच ईयर डिड मार्क्स एडिट ए लिबरलिस्ट मिलिट्री न्यूज़पेपर राइनचे जेतुंग? तो ये ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 1842 में, यानी कि 1842। ठीक है, तो इस तरह के जो न्यूज़पेपर होते हैं बेसिकली वो कुछ लिबरल मिलिट्री न्यूज़पेपर है, जो उससे रिलेटेड जो खबर है वो छापते रहते हैं, उनको एक्सप्रेस करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स ने किस कार्यक्रम को क्रांतिकारी कहा गया? यानी कि मार्क्स का ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशनरी रहा? कि विच प्रोग्राम ऑफ द मार्क्स हैज़ बीन कॉल्ड रिवोल्यूशनरी? तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, मैनिफेस्टो कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट किस तरह के दार्शनिक थी? व्हाट काइंड ऑफ फिलोसफर वाज मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट? तो वो बी यहाँ पर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नारीवादी यानी कि फेमिनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के अनुसार महिलाओं की शिक्षा किस पर आधारित होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट द एजुकेशन ऑफ वुमेन शुड बी बेस्ड ऑन, किस पर आधारित होनी चाहिए? मतलब अगर वुमेन की शिक्षा की बात आती है तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, तार्किक एवं अमूर्त विचार, लॉजिकली एंड एब्स्ट्रैक्ट थॉट। ठीक है, उनकी शिक्षा लॉजिक के आधार पर होनी चाहिए, दैट्स द रियल फैक्ट। ठीक, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विवाह में महिलाओं को समाज के गहने या संपत्ति के रूप में देखना गलत है, महिलाओं को मानव के समान अधिकार दिया जाना चाहिए। कथन किसका है? इट इज ए रॉन्ग टू शी वुमेन एज ए ऑर्नामेंट और प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी इज ए मैरिज, वुमेन शुड बी गिवन द इक्वल राइट्स एंड ह्यूमन बींग्स हुज ए स्टेटमेंट इन दिस? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट थी, और फेमिनिस्ट के आधार पर उन्होंने काफ़ी हद तक एजुकेशन को लेकर के, महिलाओं की इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स को लेकर के काफ़ी सारा सपोर्ट उनके विचारों में देखने को मिलता है। ठीक है, अभी हमने ये थिंकर्स को मतलब हमने अभी डिस्क्राइब नहीं किया है एक लेक्चर में, लेकिन हम जल्द ही इस मंथ के लास्ट तक इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो ये काफ़ी लास्ट का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट द्वारा निम्न में से किसकी आलोचना की गई? विच इज द फॉलोइंग वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, पितृसत्तात्मक समाज यानी कि पैट्रिकल सोसाइटी। तो फेमिनिस्ट की बात करें तो अगेंस्ट वो पैट्रिकल सोसाइटी की होती है, और बेसिक सी बात है, पैट्रिकल सोसाइटी एक तरीके से ऐसा होता है कि वहाँ पर वुमेन्स को ह्यूमन राइट्स नहीं मिलते हैं, एक तरीके से वो उनके अधीन रहना पड़ता है, हर चीज़ में उनको वो उनकी हाँ में हाँ, या उनके बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है वो उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, वो चारों तरफ से अपनी प्रायोरिटी अपने आप को देते हैं कि हम
समाज के कर्ता धर्ताएं, ये सब बहुत सारी विचारधारा आप सभी समझते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मैरी वॉलस्टोक्राफ्ट की पहली कृति कौन सी मानी जाती है, कि व्हाट इज ए कंसिडर टू बी द फर्स्ट वर्क ऑफ मैरी वॉलस्टोक्राफ्ट। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, थॉट ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमोन द बोआर एक थी, सिमोन द बोआर वाज ए क्या थी, ए और बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी कि एक फ्रांसिस लेखिका और एक दार्शनिक, ठीक है, फ्रांसिस राइटर एंड फिलोसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमोन द बोआर का जन्म कहाँ हुआ, एक नाम है ये, ठीक है, कोई पुस्तक का नाम नहीं, एक नाम है, किसी इंसान का नाम है, ठीक, और लेखिका है, तो वुमेन से आपको समझना है। यहाँ पे सिमोन द बोआर का जन्म यहाँ पे पूछा है कि वेयर वाज बोर्न ऑफ सिमोन द बोआर, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमोन द बोआर का निधन कब हुआ, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, 14 अप्रैल 1986 यानी कि 14 अप्रैल 1986 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोजा लग्जमबर्ग का जन्म कब हुआ था, व्हेन वाज रोजा लग्जमबर्ग बोर्न, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, 1871 यानी कि 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोजा लग्जमबर्ग ने किन किन विषयों का अध्ययन किया, व्हाट इज सब्जेक्ट डिड रोजा लग्जमबर्ग स्टडी, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, इन सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज। उन्होंने इकोनॉमी के बारे में भी डिस्कस किया है, पॉलिटिक्स के बारे में भी स्टडी किया है और हिस्ट्री के बारे में भी स्टडी किया है, तो सारे ऑप्शन सही निकलते हैं, तो इसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजा लग्जमबर्ग ने डाई इंटरनेशनल की स्थापना कब की थी, व्हेन वाज द डाई इंटरनेशनल फाउंडेड बाय द रोजा लग्जमबर्ग, तो ऑप्शन का बी सही हो जाएगा, अगस्त 1914 यानी कि 1914, अगस्त 1914 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉन रॉल्स किसके विरोधी थे, जॉन रॉल्स वाज अपोजिट टू, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, उपयोगितावाद यानी कि यूटिलिटेरियनिज्म, जॉन रॉल्स के समर्थक नहीं थे इस आइडियोलॉजी के, इसके हमेशा वो विरोधी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सुव्यवस्थित समाज की शर्त है, एक कंडीशन ऑफ ए वेल ऑर्डर सोसाइटी, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ये सभी। तो एक कंडीशन ऑफ वेल ऑर्डर सोसाइटी का मतलब होता है न्याय की परिस्थितियाँ, कंडीशन ऑफ जस्टिस, मैक्सिमम रूल, ऑब्जेक्टिव सर्कमटेंसेस, तो सारी चीज़ें इसमें आती है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। रोल्स हैं, रोल्स आपको बताना है क्या है, तो ए और बी दोनों सही, ऑप्शन डी इसका सही, ए और बी का मतलब वो एक अमेरिकी थिंकर हैं और दूसरा वो एक दार्शनिक है, फिलोसफर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकल जोसेफ ऑक्सफोर्ड का जन्म कहाँ हुआ था, वेयर वाज ए माइकल जोसेफ ऑक्सफोर्ड बोर्न, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड्स पुस्तक कब प्रकाशित हुई, कि व्हेन वाज द बुक्स एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड्स पब्लिश्ड, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 1933 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हन्ना अरेंडेंट थे, यानी कि जो हन्ना अरेंडेंट थी वो कौन थे, तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, यहूदी यानी कि जेवसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में उपलब्ध समस्त दर्शन को एक सूत्र में किसने पिरोया, हु पुट टुगेदर ऑल द फिलोसफी अवेलेबल इन द मिडिवल पीरियड इन द वन थ्रेड, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, संत थॉमस एक्विनस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संत एम्ब्रोज के शिष्य का नाम क्या था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ द सेंट एम्ब्रोज, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, संत थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, किसका कथन है, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल हु सेड इज, तो ये ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोंदा का संबंध किस देश से है, बोंदा बिलोंग टू विच कंट्री, तो ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा, फ्रांस, ठीक है। और मैंने बोलने में स्पीड इसलिए क्योंकि फिर भी आप 1.5 करके स्पीड इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर मैं धीरे धीरे बोलूँगी तो आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से अपना स्टार्ट किए, उसी स्पीड से मैंने उसको बोलना स्टार्ट किया, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, तो आप ऐसा भी नहीं कि भाई 100 क्वेश्चन को मैं मतलब कई घंटे लगा दूँ उसको, ठीक है, 1 to 1 क्वेश्चन है, फटाफट से बस आपके लिए कि एक बार अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप वापस से इस वीडियो को अटेंड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से देखो, कल परसों जब भी आपका एग्जाम है आपको ज़्यादा हेल्प इससे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोंदा का जन्म किस सन में हुआ था, इन विच ईयर वाज बोंदा बोर्न, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, 1530 ईस्वी में, 1530 में, ठीक है। अब आपको इतना देखना है कि यार इसमें मेहनत बहुत लगती है, तो फटाफट से लाइक तो ज़रूर कर देना और शेयर सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लेना, क्योंकि अगर आप कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कंज्यूम करते हैं डेली मतलब जब भी हमारी वीडियो जाती है हम कोशिश करेंगे अब डेली जो क्लासेस है वो अटेंड मतलब वो अपलोड करें, क्योंकि हो जाता है कभी कभी डेली नहीं हो पाती है, लेकिन कोशिश करेंगे कि अब जो है एग्ज़ाम से पहले डेली क्लासेस हो। कंज्यूम भी करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थॉमस होब्स का जन्म कहाँ हुआ था, वेयर वाज अ थॉमस होब्स बोर्न, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश की सरकार ने बेंथम की विचारधारा से प्रभावित होकर अपने यहाँ की नागरिकता प्रदान की, विच कंट्री गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय द बेंथम आइडियोलॉजी ग्रांटेड सिटीजनशिप, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम उपयोगितावाद शब्द का उपयोग
किसने किया सबसे पहले? अगर हम हु फर्स्ट यूज द टर्म यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावादी जो वर्ड है ना, बोला है कि उपयोगितावादी, किसने इस वर्ड को यूज किया? तो ऑप्शन का ये सही हो जाएगा स्टुअर्ट मिल। इस तरह क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सनकीपन विकृत मस्तिष्क और चारित्रिक दुर्बलता का परिणाम है। ठीक है, जो सनकीपन है वो बहुत ही विकृत मस्तिष्क और चारित्रिक जो दुर्बलता है, हमारे जो नेचर, जो हमारा चरित्र, जो हमारा कैरेक्टर वीकनेस है, उसका एक परिणाम है, और इसलिए उसे प्रोत्साहित करने की बजाय उसका दमन ही उचित है, यानी उसको खत्म कर देना चाहिए। ये जो कथन है किस विद्वान ने मिल के स्वतंत्र संबंधी विचारों की प्रतिक्रिया में कहा है, यानी कि eccentricity is the result of perverted mind and character weakness, and therefore instead of the increasing it is appropriate to suppress it. Which scholar said the above statement is a response to Mill thought in independence? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, डेविडसन। तो बेसिक सी बात है, अगर किसी के अंदर सनकीपन है और उसका मस्तिष्क बहुत ही कंजर्वेटिव है, मतलब बहुत छोटी सोच है, और बहुत चरित्र जो है वो बहुत दुर्बल है, वीकनेस चरित्र है, उसका कैरेक्टर भी बहुत वीक है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसे प्रोत्साहित करने, इनको सपोर्ट करने के बजाय उनको वहीं पर डिक्लाइन कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्पमत सरकार का समर्थक कौन माना जाता है? हु इज कंसिडर सपोर्टर ऑफ एमिनिटी गवर्नमेंट? ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिसरो लिखित ग्रंथ है, सिसरो रॉड ए बुक, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, डी रिपब्लिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम संप्रभुता का विधिवत विश्लेषण किया था, यानी कि सोवर्जिनिटी वाज अ फर्स्ट सिस्टमैटिकली एनालाइज्ड बाय, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बोदा यानी कि बॉडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होब्स का दर्शन तर्कशास्त्र की सर्वोत्तम रचना है, यह किसका मत है? हु इज ओपिनियन एज अ होब्स फिलोसफी इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ लॉजिक? भाई किसी ने कहा है कि जो होब्स का फिलोसफी की जो फिलोसफी है उसकी, वो बिल्कुल लॉजिक के बेस पर दिखाई देती है, तो किसने कहा? टर्मन ने। ऑप्शन का बी सही हो जाएगा, टर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉन लॉक का जन्म कहाँ हुआ? वेयर वाज जॉन लॉक बॉर्न? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, समरसेट। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना है कि समरसेट किस कंट्री है, किस सिटी के आसपास इसको बोला जाता है। ठीक है, गूगल सर्च करो, पढ़ो, सर्च करोगे तो थोड़ा दिमाग में चीज़ें सेट होंगी कि हाँ भाई इसके बारे में हमने बात की थी, जॉन लॉक का जन्म यहाँ है। तो आज के समय में समरसेट कहाँ होगा, ये आपको सर्च करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, और नेक्स्ट एंड इस सीरीज़ का 100 में से लास्ट क्वेश्चन है कि किसके अनुसार जिस चीज़ को मनुष्य ने शारीरिक श्रम द्वारा प्राप्त किया है उसका उस प्रकृति पर अधिकार है? तो अकॉर्डिंग टू हुम इन थिंक विच मैन हैज़ एक्वायर्ड थ्रू मैन्युअल लेबर हैज़ अ राइट ऑन दैट नेचर? तो किसने कहा है? तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, लॉक। सो गाइज, ये द टॉप 100 इम्पोर्टेंट MCQs फॉर 4th सेमेस्टर इन पॉलिटिकल साइंस। आई होप सो ये सारे 100 के 100 क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम में। और भाई देखो, बोलने में भी मेहनत लगती है, एक्सप्लेन करने में भी बहुत एफर्ट्स लगता है, और इस समय मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे ही पता है कि कितनी मेहनत मुझे करनी पड़ रही है। मेरे मतलब फ़ैन बंद करना पड़ता है, ठीक है, गर्मी में बैठे हुए हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, पसीने में लथपथ है, पैरों में मच्छर काट रहे हैं। अब ऐसे एफर्ट्स के बाद तो भाई लाइक तो ज़रूर बनता है। इतना एफर्ट्स, अगर थोड़ी सी रेस्पेक्ट और थोड़ा सा लाइक, थोड़ा सा सब्सक्राइब आपसे ज़रूर बनता है। ठीक, इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है, कोई कन्फ्यूज़न रहता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए फटाफट से कमेंट करके बताना है अपनी प्रॉब्लम्स, और जितनी भी आपको हेल्प मिलती है, देखिए फीडबैक ज़रूर बताना है कि आपको कितनी हेल्प मिली है इससे। और बाकी डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, थोड़ा चैनल पर जाओगे, स्क्रॉल करोगे, बहुत सारी आपको हेल्प मिल जाएगी, वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, और हम कोशिश यही करेंगे कि जो भी लेक्चर्स उसको कंटिन्यू रखें। और बाकी इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, चौहान सोनू 99 ऑफिशियल के नाम से सर्च करोगे इंस्टाग्राम पर, जाके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी हम छोटी छोटी क्लिप्स और अपडेट से लगातार हम अपडेट कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की डालते रहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।